हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश। आज हम लोग इस सेशन में टेंस देखेंगे। आपको बहुत मुश्किल होती होगी टेंस में। इस वीडियो के ज़रिए निश्चित तौर पर तुम टेंस सीख जाओगे। बहुत इजी बताऊंगा और किसी भी एग्ज़ाम को अगर तुम टेक करते हो आसानी से एग्ज़ाम जाएगा। चाहे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए। आओ इसे ध्यान से समझो। एक्शन वर्ब सब चीज़ है इसमें। एक्शन वर्ब इज़ द मेन थीम। इसी तौर पर हम लोग टेंस सीखेंगे। ध्यान देना और समझना है इसको। हम एक्शन वर्ब की बात करें। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। एक्शन वर्ब जैसे गो, कम, जंप, रन, लर्न, राइट, ऐसे तमाम वर्ब्स जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता हो, इन सभी वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब बात आती है एक्शन वर्ब के इस्तेमाल होने की। तो टेंस को हम अभी पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ। बिल्कुल नया तरीका है आपके लिए और बिल्कुल अच्छा तरीका है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब के इन्वॉल्वमेंट के तौर पर टेंस कैसे हम देख सकते हैं। वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब्स भी लगा सकते हैं। गौर से इसे समझना। सबसे कीमती बात टेंस के लिए यही है। इंग्लिश के सेंटेंस में या तो एक्शन वर्ब का इस्तेमाल होगा या तो नहीं होगा। तो एक्शन वर्ब अगर इस्तेमाल होता है तो कैसा टेंस होगा, और एक्शन वर्ब अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो कैसा टेंस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि टेंस हैं कितने। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहला टेंस है हमारे पास सिंपल टेंस। दूसरा टेंस है इंडेफिनिट टेंस। तीसरा टेंस है कंटिन्यूअस टेंस। एन के बाद यू होता है हमेशा, तब ओ यूएस लगता है, ये ध्यान रखना। फोर्थ टेंस इज द परफेक्ट टेंस एंड फिफ्थ टेंस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब हम गौर करते हैं कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ और इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हुआ तो वर्ब कैसा होगा। एक्शन वर्ब आप देख रहे हो कौन सा है, गो, कम, जंप, रीड, राइट, लर्न, है ना। ऐसे और भी हैं जैसे बार्क, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, सो बार्किंग ऑफ डॉग्स एक्शन वर्ब है। ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं सभी एक्शन वर्ब्स। तो अगर इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसे वर्ब्स एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता है तो उस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस सिंपल होता है। और अगर ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल आपने इंग्लिश के सेंटेंस में देखा, यानी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हुआ, इसलिए मैंने टिक लगाया है, तो अब मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी अब मामला सिंपल नहीं है। यानी अब उस सेंटेंस का टेंस सिंपल नहीं होगा बल्कि बाकी चारों में से कोई एक हो सकता है। तो अब इंडेफिनिट हो सकता है, या कंटिन्यूअस हो सकता है, या परफेक्ट हो सकता है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझा है। अब आपको लग रहा होगा कि सिंपल और इंडेफिनिट टेंस ये दोनों तो एक ही होते हैं। तो हाँ, कुछ स्कॉलर्स, कुछ बुक्स, कुछ टीचर्स के मुताबिक ये दोनों टेंस सेम होते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स, बुक्स और टीचर्स के मुताबिक ये दोनों टेंसेस अलग होते हैं और हम इसे अलग मानकर ही पढ़ेंगे, डिफरेंट मानकर पढ़ेंगे। अगर हम इन्हें डिफरेंट मानते हैं
तो ये पढ़ना ज़्यादा आसान होगा, समझना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम इसे अलग मानकर ही पढ़ेंगे। और वास्तव में ये अलग होते भी हैं। तब गौर करना है कि सिंपल टेंस अगर हम बात करें तो सिंपल टेंस में गो, कम, रीड, स्लीप, थिंक, ऐसे जो भी वर्ब्स हैं इनका तो इस्तेमाल होना नहीं है। ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल अगर इंग्लिश के सेंटेंस में नहीं होता है तो इंग्लिश सेंटेंस का टेंस सिंपल होगा, राइट। तब कैसे वर्ब्स के इस्तेमाल हो सकते हैं इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब गौर कीजिए, इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, एम। इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल है, राइट। एम यहाँ पर मेन वर्ब है, ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करेगा तब तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो मेन वर्ब क्या होता है इसको ध्यान से समझ लें। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो तो वही वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। क्यों? क्योंकि वही वर्ब मेन रोल में रहता है, प्रिंसिपल रोल में रहता है। तो जो लीड रोल में रहेगा, मेन रोल में रहेगा, उसे ही तो मेन इंसान कहोगे। अब जैसे ये सेंटेंस है, यू आर अ स्टूडेंट, इसमें आप देखें कि एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, वो है आर। तो इंग्लिश के सेंटेंस में जब एक ही वर्ब का इस्तेमाल होता है तो वही वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। ऐसा कहने के पीछे तर्क क्या है, क्यों कहलाता है? क्योंकि वही वर्ब उस सेंटेंस में मेन रोल में है, लीड रोल में है। तो जो लीड रोल में रहेगा वर्ब, उसे ही हम मेन वर्ब कहेंगे, राइट। तो इस सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल है। टाइम क्या है, प्रेजेंट। एम और आर प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैं कहूँ आई हैव एन इंक पॉट, मेरे पास स्याही रखने वाली एक दवात है। सिर्फ हैव का इस्तेमाल हुआ है, इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी इस सेंटेंस का टेंस सिंपल है। एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, यानी बात आसान है, मसला सिंपल है, मामला बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, यानी टेंस सिंपल है। ऐसे ही सोचेंगे, आसानी से याद रहेंगी चीज़ें। आपने मेरी बात समझ ली होगी कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे वर्ब का इस्तेमाल अगर नहीं होता है, तो समझ लो कि उस सेंटेंस का टेंस सिंपल है। इसे हम पास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे जॉन हैड अ कार, जॉन के पास एक कार थी। अब गौर करें कि इस इंग्लिश के सेंटेंस में एक भी एक्शन वर्ब नहीं है, यानी मामला आसान है, दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा, यानी इस सेंटेंस का टेंस सिंपल है। और हैड किस वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एज अ मेन वर्ब। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन द लीड रोल इन दिस सेंटेंस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ मेन वर्ब। पास्ट में और लिखना है तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज माई गुड फ्रेंड, वह मेरा एक अच्छा मित्र था। ही वॉज माई गुड फ्रेंड, मेन वर्ब, नो एक्शन वर्ब involved in this sentence, that's why the tense of this sentence is simple. Okay, अब आगे हम बढ़ते हैं और सीखते हैं इंडेफिनिट टेंस। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सीखना है, एकदम आसान हो जाएगा टेंस आज के बाद आपके लिए। इंडेफिनिट टेंस बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ब्स में ही है, V1, V5 और V2, दैट्स इट। इन 3 वर्ब्स के अलावे चौथा कोई वर्ब नहीं है जो इंडेफिनिट टेंस बनाता है।
चाहे टाइम कोई भी हो। तो इसे आप ध्यान से समझें। अगर मैं कहूँ कि V1 और V5 का टाइम क्या है, तो इसका टाइम है प्रेजेंट और V2 का टाइम है पास्ट, राइट। V1 और V5 का पास्ट होता है V2, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो V2 पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। अब एक कोई छोटा सा सेंटेंस हम उठा लें, एग्जाम्पल। अगली वीडियो में मैं आपको अपने तरीके कटिंग मेथड से बताऊंगा टेंस कैसे समझें। बस 4 सेंटेंसेस हम लिखेंगे और पूरा टेंस ख़त्म हो जाएगा, पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा पहचानने के तौर पर। मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले पहचानना ही तो ज़रूरी है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस जो है ये आसान हो जाएगा, आप अगली वीडियो देखिएगा। अभी मैं कटिंग मेथड का जिक्र इसमें नहीं करूँगा, सिर्फ एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँगा। और जिस बात को मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझें, बड़े गौर से समझें, क्योंकि एकदम आखिरी बातें हम कर रहे हैं, तो इससे चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। इंडेफिनिट टेंस किसी भी टाइम में अगर कोई बना सकता है तो वो मात्र 3 वर्ब्स ही हैं, V1, V2 और V5। अगर आप सीक्वेंस में रखें तो V1, V5 एंड V2। इनके अलावे कोई इंडेफिनिट टेंस और नहीं बनाता है। एग्जाम्पल, मैंने वहाँ कहा था आई एम अ टीचर, इट मीन्स आई टीच, मैं सिखाता हूँ। तो आई टीच इज़ V1। जैसे ही आपने देखा कि इंग्लिश के सेंटेंस में V1 का इस्तेमाल हुआ है, आप समझ जाएं कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, इंडेफिनिट है। टाइम क्या है, तो प्रेजेंट है। क्यों? V1 प्रेजेंट टाइम को शो करता है। तो इस सेंटेंस का अगर हमें पूरा टाइम और टेंस बताना हो तो कैसे बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके। टीच V1 है, V1 से टाइम प्रेजेंट होता है और V1 से टेंस इंडेफिनिट होता है। दोनों को मिला देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक थॉट निकल कर सामने आएगा। अगले दिन हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस। अभी मैंने हेडिंग सिर्फ टेंस लिखा है, वास्तविक हेडिंग इसकी होनी चाहिए टाइम एंड टेंस। करेंगे इसकी बात। आइए भी आसानी से इसे सीखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। आई टॉट, मैंने सिखाया, बस इतना सा। आई टॉट क्या है? V1 है, सॉरी V2 है। और V2 होने से टाइम हो गया पास्ट, लेकिन V2 के होने से टेंस तो इंडेफिनिट ही रहा, क्योंकि V2 भी इंडेफिनिट टेंस बनाता है, लेकिन पास्ट टाइम में। तो आई टॉट, इस सेंटेंस का टेंस हुआ इंडेफिनिट और टाइम हुआ पास्ट। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में 2 चीज़ें हमेशा होती हैं, इसको ध्यान से आप समझें। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आ जाए, इसमें हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज टाइम एंड द सेकेंड वन इज टेंस। तो टाइम हमारे पास 3 हो सकती हैं, ये 3 ही होंगे, प्रेजेंट, वेरी गुड, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस हमारे पास 5 हो सकते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में ये दोनों बातें हमेशा होती हैं। अगली वीडियो में बहुत ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं, आप आगे जाकर देखना। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, आप उसे क्लिक करके देखना। मैं ज़बरदस्त बात बोलूँगा सिर्फ इस बात के मुताबिक। इस हेडिंग में इतनी बातें छुपी हुई हैं, टाइम एंड टेंस, इतना बोलने में इतनी बातें छुपी हुई हैं कि आपको आनंद आ जाएगा इस सेशन को सीखकर। फिलहाल हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, जैसे ही टीचर्स, वह सिखाता है, बस। टीचर्स V5 है। अब आपको V5 और V1 आना चाहिए।
अब अभी ही के साथ टीच क्यों नहीं लग रहा, टीचर्स क्यों लगता है, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो V5 के होने से टाइम हो गया प्रेजेंट, और V5 इंडेफिनिट टेंस बनाता है, इसलिए इस सेंटेंस का पूरा टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस का जिक्र हम टाइम के साथ ही करते हैं, टेंस बिना टाइम के हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टेंस की हम बात करें, दैट इज कंटिन्यूअस। इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट रखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना है। अगर मैंने एरो डाला तो ऐसे ही याद रखिए, आपको बहुत काम देगा ये। कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ और सिर्फ V4 ही बना सकता है, चाहे टाइम कोई हो, V4 से ही कंटिन्यूअस टेंस बनता है, दैट्स इट। दूसरा वर्ब, कोई वर्ब नहीं है जो कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। और V4 से जस्ट पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आता है बी फॉर्म। और V4 को मान लेंगे एक इंसान है, और सोसाइटी में हर इंसान को मदद करने वाला एक ख़ास इंसान होता है, एक ख़ास परिवार होता है। तो V4 को हमेशा जो मदद करता है, हमेशा मैं कह रहा हूँ, हमेशा जो मदद करता है वो है बी फैमिली, बी का परिवार। तो बी की फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, इज़, एम, आर। कौन से टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। और इन सब का इकट्ठा पास्ट होता है वॉज, वर। किसी बात को समझने या समझाने के लिए एक ख़ास तरीका होता है, ख़ास बातें बोली जाती हैं। वो सारी बातें आज मैं ख़ास बोल रहा हूँ, सिर्फ यही सारी बातें और इतनी ही बातें करने से आप इन बातों को समझ पाएंगे। थोड़ा फिलॉसफिक होइए, तब आपको बातें समझ में आएंगी। अब है बी फॉर्म, खुद एक बी फॉर्म है, बीन भी एक बी फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म इसका बीइंग, ये भी एक बी फॉर्म है। ये किसी भी टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, एनी टाइम मीन्स एनी टाइम जोन। अगर आप इसके फॉर्म की बात करें तो बी इज़ V1, बीन इज़ V3 एंड बीइंग इज़ V4। ओके, इज़ और एम सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। यानी जिसकी स्पेलिंग छोटी वो नंबर में छोटा, सिंगुलर, और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो नंबर में बड़ा। तो गौर करें, इज़ एम स्पेलिंग में छोटी है तो नंबर में छोटा है, और आर की स्पेलिंग बड़ी है तो आर बड़ा है नंबर में, दैट इज़ प्लूरल है। वॉज स्पेलिंग में छोटी, नंबर में छोटा यानी सिंगुलर, वर स्पेलिंग में बड़ा यानी वर, नंबर में बड़ा यानी प्लूरल। अब इसे बड़े ध्यान से समझते हैं। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे रोनित। अब हमें क्या लिखना है इसके बाद, V4 लिखना है। तो मैं कुछ भी लिख दूँ ऐसा, जैसे स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, रोनित, और हमने फुल स्टॉप लगाया, एकदम छोटा लिखना है, रोनित स्टडिंग। अब आपको खुद लग रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि V4 में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते ही लगाते हैं। आगे बात करेंगे, सारी चीज़ें याद आपको दिला दूंगा, याद करा दूंगा कि क्यों लगाएंगे, कहानी कौन सी याद रखें जिससे ये याद रहे हमें कि V4 को हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर V3 को हेल्पिंग वर्ब लगता है, और V1, V2, V5 को कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है नॉर्मली। चाहें तो आप डू और डज लगा सकते हैं, वो एक अलग केस है एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए। तो फिलहाल इस देखकर हमने बोला प्रेजेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस। तो टाइम का जिक्र हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में पहले होता है, और टाइम का जिक्र, टाइम का आइडिया कौन देता है हमें, हमेशा हेल्पिंग वर्ब देता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस्तेमाल है तब हेल्पिंग वर्ब हमेशा टाइम बताएगा और मेन वर्ब हमेशा टेंस बताएगा। अब मेन वर्ब किसे माने, तो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे आखिरी वाला वर्ब, सबसे लास्ट वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है। इस सेंटेंस में आप गौर करें, सबसे लास्ट वाला वर्ब कौन सा है, स्टडीइंग है। सो द लास्ट वर्ब इज़ द मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है ये इज़ इस सेंटेंस में आने के लिए, दैट्स वाई इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है।
इसके पहले जो हमने इज़ पढ़ा या एम पढ़ा है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, इट इज़ अ मार्कर, इट इज़ अ पेन, इसमें मेन वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें प्रेजेंट पता चल गया इससे। और स्टडीइंग यानी ING फॉर्म हमने देखा, यानी V4 हमने देखा। V4 देखकर हमने टेंस बताया कंटिन्यूअस। यानी इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए, सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप गौर करें कि अगर इस इंग्लिश के सेंटेंस का आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें, रोनित वॉज स्टडीइंग, रोनित अध्ययन कर रहा था। गौर कीजिए, हमने सिर्फ इज़ को बदला है वॉज में, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम का आइडिया देता है तो हमें टाइम को ही बदलना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट भी टेंस तो सेम है ना, कंटिन्यूअस। हम कंटिन्यूअस ही तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम स्टडिंग को सेम रखेंगे, यानी मेन वर्ब को सेम रखेंगे और हमारा टेंस सेम रहेगा, बट हमारा टाइम बदल गया, दैट इज़ पास्ट हो गया। तो इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। समझ पा रहे हैं ना। रोनित के बाद हमें V4 चाहिए और इस V4 से पहले में एक बी फॉर्म चाहिए। बी फॉर्म ऊपर देख लेंगे, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। अभी बी, बीन, बीइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इज़, एम, आर, वॉज, वर से काम चल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फ्यूचर टेंस की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर को एक टाइम माना जाता है, फ्यूचर को टाइम का एक डायमेंशन माना जाता है, समय का एक आयाम माना जाता है सिर्फ उसे। फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, इसका कारण बहुत सिंपल सा है। आप मुझे बताएंगे, अगर आपको इसका कारण जानना होगा तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं इसकी बातें करूँगा, इसका जिक्र करूँगा। बहुत छोटा सा लॉजिक है और हमेशा के लिए याद रह जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, इसी में एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कुछ और, जैसे वी आर प्लेइंग, बहुत छोटा सा। हमें कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ और सिर्फ V4 बनाता है। V4 हमने लिख दिया, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखिए। और V4 कभी अकेला यूज़ हो नहीं सकता बिना हेल्पिंग वर्ब के, यानी V4 से पहले निश्चित तौर पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और V4 को हेल्प करने हमेशा एक बी फॉर्म ही आता है। बी का एक चेहरा ही आता है, फॉर्म मतलब चेहरा, रूप। बी की फैमिली का ही कोई मेंबर आता है। अगर आपको प्रेजेंट में लिखना है तो इज़, एम, आर लिखेंगे, पास्ट में लिखना है तो वॉज, वर लिखेंगे। अब मैं इसे पास्ट में कर दूं तो वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आइए हम लोग नेक्स्ट टेंस देखते हैं, इसे ख़त्म ही करते हैं सीखकर। नेक्स्ट टेंस इज परफेक्ट। इट इज़ वेरी इजी अगेन। परफेक्ट टेंस हमेशा V3 बनाता है। इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है जो परफेक्ट टेंस बनाता है, बड़े ध्यान से समझना है। और V3 को भी हेल्प करने एक फैमिली आगे आती है, वो फैमिली है हैव फॉर्म। V3 को भी एक हेल्पर चाहिए और V3 को हमेशा हैव फॉर्म ही हेल्प करता है, ये भी श्योर रखना है हमें। अब हैव फॉर्म्स हैं कितने, कौन कौन से हैं, यानी हैव के रूप कितने हैं। हैव के 4 रूप हैं, लेकिन हम यहाँ 3 की बात करेंगे, हैज़, हैव और हैड की। चौथा फॉर्म है इसका हैविंग, HAVING, लेकिन हम यहाँ हैज़, हैव और हैड की बात करेंगे। हैज़, हैव प्रेजेंट टाइम को शो करता है और हैड पास्ट टाइम को शो करता है। हैज़ और हैव दोनों का ही पास्ट हैड होता है। एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, मैंने अपना काम कर लिया है, मान लो अगर मुझे ऐसा कहना है तो अभी सिंपली कहेंगे मैंने काम कर लिया है, आई कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड V3 है, देखो मैंने इसे दूर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है। आई कंप्लीटेड वर्क, दैट्स इट। अब माई वर्क, हिज वर्क, कुछ भी हो, आई कंप्लीटेड वर्क। वर्क शब्द के पहले AN कुछ नहीं लगता,
क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, बट दिस इज़ राइट। आई कंप्लीटेड वर्क। लेकिन इस कंप्लीटेड से पहले हमें क्या लिखना होगा, एक हैव फॉर्म लिखना होगा, क्योंकि हम इसे परफेक्ट टेंस में लिखना चाह रहे हैं। और ध्यान रहे कि हैज़ हैव हैड के बाद जो वर्ब आता है वो निश्चित तौर पर V3 ही होता है। तो अगर आप इसे परफेक्ट टेंस में इंटेंशनली लिखना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक हैव फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो अब प्रेजेंट में लिखना चाह रहे हैं तो आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम यहाँ हैव लिखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया है। अब इसे आपको अगर पास्ट में लिखना हो तो आई, गौर कीजिए कि मैं हेल्पिंग वर्ब अलग कर रहा हूँ लेकिन मेन वर्ब मैं सेम रख रहा हूँ। मेन वर्ब मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा, यहाँ अभी भी V3 है, क्योंकि हमें टेंस नहीं बदलना है। हमें क्या बदलना है, टाइम बदलना है। तो टाइम की समझ कौन देता है, हेल्पिंग वर्ब देता है हमें। इंग्लिश के सेंटेंस में लास्ट वर्ब क्या कहलाता है, हमेशा मेन वर्ब कहलाता है। सो कंप्लीटेड इज़ द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। और इस मेन वर्ब को जो हेल्प करता है उससे पहले आकर मेन वर्ब को सेंटेंस में आने में जो मदद करता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और हेल्पिंग वर्ब V3 के केस में हमेशा हैव फॉर्म आता है। हम लिखना चाह रहे हैं इसे पास्ट में तो हम सिर्फ हैड करेंगे। यानी इंग्लिश के सेंटेंस का जब आपको टाइम बदलना हो तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं, ये ध्यान में रखिए। एक बहुत अच्छी समझ आई है। हेल्पिंग वर्ब को देखने से टाइम का आइडिया लगता है। यही बात मैं अगले वीडियो में और ज़ोरदार तरीके से करने वाला हूँ। हेल्पिंग वर्ब देखो और मुंह से टाइम बोलो, मेन वर्ब देखो और मुंह से टेंस बोलो, और इस तरह से टाइम और टेंस दोनों ही कंप्लीट हो जाता है। और तुरंत से आप परफेक्टली किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस का आप टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखा, टाइम बताया, मेन वर्ब देखा, टेंस बताया। आई एम सो सॉरी, हैड से पास्ट होगा, पिछली धुन में था तो गलत लिखा गया। अब इसे आप अगर सिंगुलर में लिखना चाहते हैं तो हैरी के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। हैरी हैज़ फिनिश्ड। चलिए दूसरा वर्ब यहाँ ले लेते हैं हम लोग V3 के तौर पर। हैरी हैज़ फिनिश्ड हिज मील। हैरी ने अपना भोजन ख़त्म कर लिया है। अब कोई पूछे कि सेंटेंस का टेंस क्या है बताओ, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्यों ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वर्ब है। इंग्लिश के सेंटेंस में लास्ट वर्ब इज़ द मेन वर्ब, दैट्स इट। मेन वर्ब हमें क्या बताता है, हमें टेंस बताता है। क्या हमेशा बताता है, हाँ हमेशा बताता है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताता है। क्या हमेशा बताता है, हाँ हमेशा बताता है। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम और टेंस हमें देखना है और इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही इस्तेमाल हुआ है, शर्त यही है कि दोनों का ही अगर इस्तेमाल हुआ हो तो निश्चित तौर पर हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम का जिक्र करता है, आपको टाइम बताता है, और मेन वर्ब आपको टेंस बताता है। ये सबसे बड़ी समझ है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है टेंस को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम टाइम क्या देखते हैं हैज़ से, तो टाइम है हमारा प्रेजेंट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हैज़ हैव से हम प्रेजेंट देखते हैं और हैड से पास्ट। तो हैज़ देखा, प्रेजेंट बोला, और हैज़ हैव हैड के बाद आने वाला वर्ब निश्चित तौर पर V3 ही होता है। और V3 देखकर हम टेंस परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि V3 ही हमेशा परफेक्ट टेंस बनाता है। इससे हमारा नाम टोटल आ गया कि इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इतना आसान है टेंस। आइए हम नेक्स्ट टेंस की बात करें, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको भी बड़े ध्यान से समझना है, इट्स रियली वेरी इजी। ये तो और आसान है। कंटिन्यूअस टेंस किससे बनता है, V4 से। और अभी जस्ट हमने पढ़ा परफेक्ट टेंस किससे बनता है, हमेशा V3 से। जैसा नाम है वैसा ही काम देखेंगे, और जैसा नाम है वर्ब का भी सीक्वेंस वैसा ही रहेगा, क्योंकि नाम हमारा परफेक्ट पहले आ रहा है और परफेक्शन V3 से दिखता है। काम को ख़त्म होने का सेंस हम V3 से देते हैं, V2 से भी देते हैं लेकिन वो पास्ट टाइम में। और कंटिन्यूटी का सेंस हम V4 से देते हैं, और कंटिन्यूअस देखिए यहाँ पर सेकेंड टाइम आया है, दूसरी बार।
तो जैसा नाम है, नाम का सीक्वेंस है, उसी तरह से हम वर्ब भी लिखेंगे, V3 प्लस V4। गौर क्या करना है, V3 से पहले हमेशा क्या आता है? आप गौर कीजिए ना कि परफेक्ट टेंस तो हमने अभी जस्ट पढ़ाई है, तो परफेक्ट टेंस देखा हमने, V3 से पहले हमेशा क्या आता है? हैव फॉर्म आता है। यानी यहाँ भी क्या आएगा? हैव फॉर्म आएगा, राइट? हैव फॉर्म आएगा तो यानी हैज़, हैव और हैड आएगा। अब गौर क्या करने वाली बात है कि हमने यहाँ V3 लिखा, बड़े ध्यान से इसे समझिएगा, लेकिन V4 कहता है कि मेरे से पहले बी फॉर्म आना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि V4 अपने से पहले हमेशा क्या लेता है? बी फॉर्म लेता है, हमेशा लेता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हैव फॉर्म कहता है कि मेरे बाद मुझे हमेशा V3 चाहिए। तो हैव फॉर्म के कारण V3 आना है और V4 के कारण बी फॉर्म आना है। अब दोनों तो संभव है नहीं, तो दोनों का हमने क्या किया? एक निचोड़ निकाला कि बी फॉर्म का, अब हम क्या कर देंगे? बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या होता है वही लिख देंगे। तो एक बार देखिए कि बी फॉर्म के वर्ब फॉर्म्स कैसे होते हैं, इसे समझना चाहिए हमें। V1, V2, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बीन आखिर कैसे आ जाता है, आज आप इसे समझेंगे। बी फॉर्म का फॉर्म कुछ ऐसा होता है, V1 इसका R होता है, B होता है, B इज़ द मेन फॉर्म, और B का पास्ट क्या होगा? वॉज एंड वर। गौर कीजिए, इज एम आर का तो पास्ट वॉज वर ही होता है। और B का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। फोर्थ फॉर्म B में ही ING लगाएंगे। फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, इसलिए R का सिंगुलर इज और एम। V5 और V1 प्लूरल होता है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब्स, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने प्रेजेंट वर्ब्स लिखे हैं, प्रेजेंट टाइम को शो करने वाले वर्ब्स लिखे हैं, इज, एम और आर लिखा है हमने यहाँ पर। V2 हमेशा पास्ट टाइम को शो करता है, पास्ट टाइम को ही दिखाने वाले नेचर में होता है, इसलिए हमने वॉज वर लिखा है V2 की जगह पर। अब आप गौर कीजिए कि बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म कौन सा है हमारे पास, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है और वो है हमारे पास बीन। इसलिए V4 का भी नियम बच जाए और हैव फॉर्म का भी नियम बच जाए। हैव फॉर्म कहता है कि मेरे बाद V3 आना चाहिए, ठीक है। V4 कहता है कि मेरे से पहले हमेशा बी फॉर्म आना चाहिए। दोनों संभव नहीं है, कुर्सी एक ही है, लोग दो हैं, तो दोनों का एक निचोड़ निकाल लिया कि बी फॉर्म का आखिर थर्ड फॉर्म क्या है, हम ये देख लें। तो बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म हमेशा बीन होता है, और चूंकि बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म हमेशा अकेला बीन ही होता है, इकलौता फॉर्म यही है, दूसरा कोई होता ही नहीं है, इसीलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीन का इस्तेमाल देखते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द रीज़न। आया समझ में? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान। मैं आपको पिछले 1 घंटे से इंग्लिश समझा रहा हूँ, मान लें ऐसा, तो क्या कहेंगे? या मैं सीख रहा हूँ, तो आई के बाद हमें क्या लिखना है? V4, सीधा एकदम लास्ट वर्ब में चलिए, तो हम क्या कहेंगे? लर्निंग, राइट। V4 लिखा, और इस V4 से पहले क्या आना चाहिए? यहाँ V3 आना चाहिए, लेकिन V3 हमेशा क्या आएगा? बीन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म हमेशा बीन ही होता है, और एक ही यही फॉर्म होता है, और हमेशा हमें बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म यहाँ देखना है, तो इसीलिए हमेशा यहाँ बीन ही होगा, कुछ और नहीं होगा, राइट। लेकिन V3 से पहले क्या होना चाहिए? एक हैव फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस हैव फॉर्म के बिना नहीं बनता है। V3 की दोस्ती हैव फॉर्म से है, हैव की फैमिली से है, और V4 की दोस्ती हमेशा बी की फैमिली से है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, इसको याद रख लीजिए, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे जब तक ये नियम ठीक रहेगा। तो V3 से पहले हमें हैव फॉर्म चाहिए। अब हम इस सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट रखना चाह रहे होंगे। जब प्रेजेंट रखना चाहेंगे तो प्रेजेंट में हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, हैज़ एंड हैव। तो आई के साथ क्या लगना चाहिए? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हैव लगता है, इसलिए यहाँ क्या होगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी सीखता रहा हूँ। कब से भाई? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर
2 years, मैं पिछले 2 साल से अंग्रेज़ी सीखता रहा हूँ। सपोज़ बन गया, इतना आसान है। अब इसका हमें टाइम बदलना है, तो आपको अच्छे से याद होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 2 हैं, हैव और यहाँ बीन भी है। तो कौन से हेल्पिंग वर्ब को बदलने से टाइम बदलता है? अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हो तो लास्ट वर्ब तो मेन वर्ब, तो लर्निंग यहाँ पर लास्ट वर्ब है, मेन वर्ब हुआ। इस मेन वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स हैं जो कि इस मेन वर्ब को सेंटेंस में आने में मदद कर रहे हैं, वो सभी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको बदलने से टाइम बदलता है, ध्यान रखना है। सबसे लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब, उसको बदलने से टेंस बदलेगा। सबसे पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले वाले वर्ब को बदलने से, सबसे पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को बदलने से टाइम बदलेगा। यानी खेल किसका है? सबसे पहला वर्ब, सबसे लास्ट वर्ब, दैट्स इट। फर्स्ट एंड लास्ट वर्ब का ही खेल है टेंस। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं इसके पास्ट यहाँ लिखने नहीं जा रहा, ताकि आप फील करें कि बस हमें इस इंग्लिश के सेंटेंस का टाइम बदलने के लिए सिर्फ एक ही वर्ब को बदलना पड़ता है, और ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ें आसान होती हैं। हम कम लिखकर ज़्यादा सीखें, और हमेशा हमने क्या किया? हम ज़्यादा लिखकर आज तक कम सीखे हैं, और यही हम गलती करते हैं, और यही हमारा गलत अप्रोच हो जाता है। तो हमने देखा कि कम लिखकर ज़्यादा सीखा, और सारे टेंसेस की हमने यहाँ पर बात की। आप अगर इसे चाहें सिंगुलर में लिखना तो लिख सकते हैं, जैसे शर्लिन वर्किंग, मान लो काम करती रही है सुबह से भाई, सिंस मॉर्निंग। फॉर और सिंस कहाँ लगता है, क्यों लगता है, ये बताऊंगा अगले वीडियो में भी, और बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो याद ही रह जाएगा कि कैसे फॉर लगाएंगे किस टाइम के लिए, और सिंस कैसे लगाते हैं। अगली वीडियो का वेट कीजिए। बाकी एक वीडियो में मैंने बताया भी है, आप उसे ढूंढकर टेंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, शायद वहाँ दिया होगा। तो शर्लिन डैश वर्किंग क्या आ गया? V4 आया, और V4 से पहले क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर V3 होना चाहिए। V3 हमारे पास फिक्स्ड है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने प्रूव जब कर लिया एक बार, तो वही लिखेंगे हमेशा, दैट इज़ बीन। और इस V3 से पहले क्या आना चाहिए? तो हमेशा एक हैव फॉर्म आना चाहिए, हैव का चेहरा आना चाहिए, ये तो नियम है। और शर्लिन के साथ अगर हम प्रेजेंट में लिखना चाहें तो हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, हैज़ एंड हैव। शर्लिन चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें होगा हैज़। शर्लिन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। शर्लिन सुबह से काम करती रही है, शर्लिन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब तुम गौर करना एक चीज़, सिर्फ देखो, हम इस हैज़ को बदल रहे हैं और सिर्फ हम यहाँ हैड लिख रहे हैं। ये पूरी बात पास्ट में चली गई। शर्लिन हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कल की बात है, हैड मतलब पास्ट समझ लो, यानी कल की बात है। मैं कल की बात में कह रहा हूँ कि शर्लिन सुबह से काम करती रही थी। आई थिंक सबसे आसान तरीका भी आपने देखा टेंस का। तरीके और भी कई संभव हैं, लेकिन इसमें आसान बातें की जा सकती हैं, कम बोला जा सकता है और ज़्यादा समझा जा सकता है। तो जिस नियम में कम बोलकर ज़्यादा समझा जाए, कम लिखकर ज़्यादा समझा जाए, वो तरीका सबसे अच्छा तरीका कहा जा सकता है। यही लॉजिक है। थैंक यू सो मच। आपने बड़े धैर्य से और बड़े इत्मीनान से सुना, आपने टेंस सीखा आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद।